जोहार आप सभी का। मैं आचार्य रेणु कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं जो पढ़ाने वाली हूँ वो पाठ है रांगे राघव द्वारा रचित कहानी गूंगे। जैसा कि नाम ही है गूंगे, तो ये एक ऐसे बालक की कहानी है जो जन्म से गूंगा है, जिसे समाज के द्वारा तिरस्कार मिली है। समाज इसे अपमान हीनता की दृष्टि से देखता है। क्यों इस बच्चे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है, ये सब कुछ मैं इस कहानी में बताने वाली हूँ। तो अंत तक आप इस वीडियो में बने रहें ताकि इस कहानी से जुड़ी हुई सारी बातें आप समझ सकें, जान सकें। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी इस पाठ के लेखक रांगे राघव जी के जीवन परिचय के विषय में, क्योंकि कोई भी पाठ हो और उसका लेखक परिचय या कवि परिचय ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है हिंदी में। क्योंकि पाठ से भी प्रश्न पूछता है और कवि परिचय या लेखक परिचय से भी प्रश्न पूछता है, तो यहाँ पर लेखक परिचय भी बहुत ज़रूरी है। इसे भी आपको पढ़ना होगा, इसे भी आपको याद करना होगा। तो रांगे राघव के विषय में मैं आज बताने वाली हूँ कि उनका साहित्यिक जीवन कैसा था, उनका जीवन कैसा रहा। रांगे राघव जी का जन्म आगरा में यानी कि 1929 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। यानी कि 1929 ईस्वी को इनका जन्म आगरा में हुआ था, है ना। और ये आगरा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इनका वास्तविक नाम तिरुमल्लय यानी कि तिरुमल्लय नवाकम वीर राघव आचार्य, ये इनका वास्तविक नाम था। अब ये नाम सुनकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि ये नाम जो है साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत के लोगों का इस तरह का नाम रहता है। आप देखे होंगे, सुने होंगे, टीवी वगैरह फिल्म वगैरह आप देखते हैं तो उसमें इस तरह के नाम देखे होंगे, सुने होंगे, जो दक्षिण भारत की मूवी है ना, फिल्म है। तो ये तिरुमल्लय नवाकम वीर राघव आचार्य जो नाम है, आपने सही सोचा, ये भी दक्षिण भारत के ही थे। लेकिन इनके पूर्वज दक्षिण भारत के थे, लेकिन ये लोग आगरा में आकर के बस गए थे। क्यों आगरा आए थे? इसलिए ये लोग आगरा आए थे क्योंकि इनके पूर्वज दक्षिण भारत के थे, है ना। लेकिन जो जयपुर नरेश थे, जयपुर यानी कि जयपुर के जो राजा थे, जयपुर के राजा के निमंत्रण देने पर इनके पूर्वज आगरा आए थे, जयपुर आए थे, ठीक है। ये लोग दक्षिण भारत में आरकाट नामक जगह पर इनका पैतृक गांव है, जहाँ इनके पूर्वज रहते थे। लेकिन जयपुर के राजा के निमंत्रण पर इनके पूर्वज यहाँ आए थे और फिर आकर यहीं के हो गए, यानी कि यहीं पर आकर ये लोग बस गए, ठीक है। रांगे राघव की शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा आगरा में ही हुई। ये विद्यार्थी बने रहे आगरा विश्वविद्यालय के ही, यानी कि जितना भी इन्होंने पढ़ाई किया, एमए किया, पीएचडी किया, तो वो सारा का सारा डिग्री इन्होंने लिया है आगरा विश्वविद्यालय से ही, ठीक है। उन्होंने हिंदी में एमए किया और पीएचडी की भी उपाधि इन्होंने प्राप्त की। लेकिन दुर्भाग्यवश मात्र 39 वर्ष की उम्र में ही ये दुनिया छोड़ गए, यानी कि 1962 ईस्वी में ही इनका देहांत हो गया। मात्र 39 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया। अब हम लोग इनके साहित्यिक विशेषताओं के विषय में जानेंगे। साहित्यिक विशेषताओं, मात्र इन्होंने 1936 ईस्वी से इन्होंने लिखना शुरू किया, वो भी कहानी, है ना। मात्र 1936 ईस्वी में इन्होंने कहानी लिखना शुरू किया। इनका जन्म ही हुआ था 1929 में। 29 में जन्म हुआ है, 36 से इन्होंने लिखना शुरू किया, यानी कि 29, 30 और उधर 6, यानी कि 7 से 8 वर्ष की उम्र से ही ये लिखना, कहानी लिखना शुरू कर देते हैं। इतने ये बहुत ज़्यादा बुद्धि वाले थे, कुशाग्र बुद्धि वाले थे और 8 साल की उम्र से ही ये कहानी लिखना शुरू कर देते हैं। इतना कम उम्र इन्होंने इस पृथ्वी पर बिताया, यानी कि मात्र 39 साल इस पृथ्वी पर रहे और इन वर्षों में इन्होंने लगभग 80 से अधिक कहानियाँ लिख डाली, यानी कि 80 कहानियाँ जो है इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को दिया। उन्होंने जीवन के विविध आयामों पर कहानियाँ लिखी हैं। किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक क्षेत्र पर इन्होंने कहानियाँ नहीं लिखी, बल्कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर
चाहे वो समाज हो, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, इन सारे पहलुओं पर इन्होंने अपनी कलम जो है वो चलाई है। समाज के शोषित पीड़ितों के जीवन की यथार्थ यानी कि सामाजिक जीवन है ना, समाज के जो शोषित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके यथार्थ को करना उनका मकसद था। कहने का अर्थ है कि समाज में जो लोग शोषण का शिकार हो रहे हैं, है ना, जिनके द्वारा वो शोषित हो रहे हैं, और उनके जो जीवन का यथार्थ है यानी कि उनका जो जीवन की सच्चाई है, उनको उन्होंने अपनी रचनाओं में जगह दिया है। उन्होंने शोषण से मुक्ति का मार्ग भी सुझाया है। कहने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति आपको शोषित कर रहा है तो आप उस शोषण से कैसे आज़ाद हो सकते हो, आप उससे कैसे बाहर निकल सकते हो, इसका भी समाधान उन्होंने अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में बताया है। उनकी रचनाएं सरल और प्रभावपूर्ण है, यानी कि उनकी जो रचनाएं हैं एकदम सरल है, आम बोलचाल की भाषा है, ताकि सारे लोग जो है इनकी रचनाओं को पढ़कर जागरूक हो सके। अब इनकी रचनाओं के विषय में हम बात करते हैं। जो इन्होंने लगभग 80 से अधिक कहानियां इन्होंने लिखा है, तो इन्होंने क्या क्या लिखा है इन वर्षों में, 39 वर्षों में इन्होंने कौन कौन सी कहानियों को लिखा है देखेंगे। रांगे राघव ने कहानी, उपन्यास और आलोचना, कविता आदि विधाओं में रचना की है। केवल कहानी नहीं लिखे हैं, बल्कि कहानी, कविता, उपन्यास, निबंध, ये सारा कुछ इन्होंने लिखा है। उनकी प्रमुख कहानी संग्रह है ना, सिर्फ कहानी संग्रह हम देखेंगे क्या क्या है। इनका जो कहानी संग्रह है वो है राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फेन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे ना बुझे, अय्याश मुर्दे, इंसान पैदा हुआ। ये सब कुछ कहानियाँ यहाँ पर दी गई हैं, लेकिन मैंने शुरू में ही बताया कि इन्होंने लगभग 80 कहानियाँ लिखी हैं, है ना। तो इनमें से यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध जो कहानियाँ हैं वो यहाँ पर मैं लेकर के आई हूँ। उसके बाद यहाँ पर उपन्यास देखेंगे तो घरौंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडहर, ये इनका प्रसिद्ध क्या है, उपन्यास है ना। ये ऊपर वाला जो है ये कहानी है, और ये नीचे वाला जो है ये इनका उपन्यास है। ये सारा क्या है, इनका उपन्यास है, ठीक है। उसके बाद सन 1961 ईस्वी में राजस्थान साहित्य अकादमी ने उन्हें पुरस्कार से भी सम्मानित किया है, यानी कि जो राजस्थान साहित्य अकादमी है इन्हें पुरस्कृत भी किया, इन्हें सम्मानित भी किया। उनकी रचनाओं का, अब उनकी रचना जो उन्होंने लिखा है, जो भी रचनाएं उन्होंने लिखे हैं, कहानी, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, कविता हो गया, तो ये कहाँ संग्रहित है, तो देखिए ये कहाँ संग्रहित है। ये जो है रांगे राघव ग्रंथावली जो है ना, रांगे राघव ग्रंथावली जो है इस नाम से संग्रहित है, जो 10 खंडों में प्रकाशित है ना। इनकी संपूर्ण रचना यानी कि रांगे राघव की संपूर्ण रचना जो है वो 10 खंडों में विभाजित है, और किस नाम से संग्रहित है, रांगे राघव ग्रंथावली। तो ये है लेखक का जीवन परिचय यानी कि साहित्य परिचय। अब आते हैं हम लोग कहानी में। कहानी का नाम क्या है, गूंगे। गूंगे जो कहानी है, ये गूंगे एक ऐसे बालक की कहानी है जो बच्चा 8-10 वर्ष की उम्र का बच्चा है, लेकिन इसके सर पर ना माँ का साया है ना पिता का साया है। ये बच्चा जब से होश संभाला है तब से इनके सर पर माँ बाप का साया नहीं है। तो इनका लालन पालन, ये बच्चा जो गूंगा है, इस बच्चे का लालन पालन इसके फूआ और फूफा करते हैं, लेकिन ये लोग बहुत ही शोषण करते हैं बच्चे पर, दिन भर काम करवाते हैं, और वो लोग चाहते हैं कि ये बाहर जाके 2 पैसे कमा कर लाए और फिर इसको रूखी सूखी बाजरे की रोटी दे देते हैं। तो ये बच्चा जो है परेशान हो जाता है अपने फूआ फूफा से, और इसीलिए ये अपना घर छोड़ करके भाग जाता है।
है ना। फूफा फूफा जरूर पालते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत ही ज्यादतियाँ करते हैं, बहुत शोषण करते हैं। इसको कमाने भेज देते हैं और सारा पैसा हड़प लेते हैं। ना तो स्कूल भेजते हैं और ना ही इसको सही से खाना पीना देते हैं। बस इसको कमाने से मतलब है, कमाया पैसा लाके वो लोग वो फूफा फूफा को दे देते हैं, क्योंकि वो लोग पैसा छीन लेते हैं। तो इसलिए इससे तंग आकर वो बच्चा जो है अपना घर से भाग जाता है। ये बच्चा गूंगा है, इसलिए समाज में बाकी बच्चों की तरह इसको सम्मान नहीं मिलता है। बाकी बच्चों की तरह इसे क्या बोलेंगे, समाज में वो जगह नहीं मिलता है। समाज से भी इसे तिरस्कार ही मिलता है, अपमान ही मिलता है, हीनता का भाव इसके अंदर जगता है। इसलिए क्योंकि जो बच्चे हैं वो इसका मजाक उड़ाते हैं इनके गूंगे होने का। ये बच्चा जो है भले गूंगा है, लेकिन आत्मसम्मान क्या होता है ये बहुत अच्छे से जानता है। तो ये एक ऐसे गूंगे बालक की कहानी है जो जन्म से ही बहरा भी है और गूंगा भी है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो बहरा होता है वो गूंगा भी होता है, और जो गूंगा होता है वो बहरा भी होता है, जो बहरा होता है वो गूंगा भी होता है। ये साथ साथ ही चलता है ना। उसकी दयनीय स्थिति, संघर्षों को दर्शाया गया है इस कहानी में। जो गूंगा बच्चा है उसकी जो दयनीय स्थिति है और उसका जो जीवन में संघर्ष है, इन चीज़ों को इस कहानी में इस गूंगे के माध्यम से समझाया गया है। और जो उनकी भावनाओं के अभिव्यक्ति, समाज से जो तिरस्कार और जो अपमान का अनुभव है, इसे भी इस पाठ में उजागर किया गया है। अंततः उसकी व्यथा समाज में मुख्य व्यक्तियों की पीड़ा को प्रकट किया गया है। यानी कि समाज में जो मुख्य व्यक्ति होते हैं उस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार समाज के लोग करते हैं, ये भी बहुत ही बखूबी से इस पाठ में समझाया गया है। और मुख्य बच्चे के साथ जो तिरस्कार वाली भावना है समाज के द्वारा, उसे भी उजागर करने का प्रयास यहाँ पर लेखक किया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग विषय पर। इस गूंगे अध्याय में समाज के उस वर्ग की पीड़ा, उस वर्ग की पीड़ा और संघर्ष को उजागर करता है जो अपंगता और तिरस्कार का सामना करता है। यानी कि यदि आप गूंगे बहरे हैं तो समाज आपको तिरस्कृत करेगा, आपका बार बार बात बात पर अपमान करेगा, आपको सही बच्चे आपको नहीं साथ में खिलाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। तो क्या ये समाज में होना सही है? मुझे तो नहीं लगता है कि ये सही है, क्योंकि उसका गूंगा होना या बहरा होना या शरीर के किसी भी एक भाग से अपंग होना, क्या ये समाज उसको तिरस्कार करता है? तो क्या ये सही है? नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या वो गूंगा है तो उसकी उसे सजा मिलनी चाहिए? क्या वो जानबूझ के गूंगा हुआ है? नहीं, उसे ईश्वर ने गूंगा बनाया है, ईश्वर ने उसे किसी एक भाग से अपंग बनाया है। तो इसमें उस बच्चे की या उस बच्ची की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। लेकिन समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, समाज उसका बात बात पर तिरस्कार करता है, समाज उसका बार बार अपमान करता है। और यही संघर्ष भरी कहानी इसमें गूंगे के माध्यम से समझाया गया है। उसकी जो शारीरिक दुख है, एक तो अपने वो बच्चा गूंगा है ना, तो गूंगा है तो उसको शारीरिक दुख है, मानसिक दुख भी है, और समाज की जो अनदेखी है, समाज के द्वारा जो तिरस्कृत भावना है और इंसानियत की जो कमी है, उसको भी इस पाठ में प्रदर्शित किया गया है। आजकल समाज में इंसानियत ये बहुत कमी हो गई है, भारी गिरावट आ गई है। आज इंसानों के अंदर इंसानियत नहीं रह गई है, इंसानियत की कमी देखी जा रही है। यदि हमारे अंदर इंसानियत होगी तो कोई भी हो, चाहे गूंगा हो, बहरा हो, चाहे किसी भी शरीर के एक भाग से अपंग हो, तो हम उसे समाज में वही दर्जा देंगे, वही जगह देंगे जो बाकी बच्चों को देते हैं, ताकि उस बच्चे का जो मनोबल है वो और ऊंचा होगा, ना कि वो हीनता अपने जीवन में देखेगा। ठीक है, अब आते हैं चरित्र चित्रण में। इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं और कौन सा पात्र कैसा है, ये हम लोग जानेंगे। इस कहानी में
गूंगा, सबसे पहला जो मुख्य पात्र है इस कहानी का वो है गूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गूंगे के विषय में, है ना। गूंगे के विषय में जानेंगे कि ये गूंगा कैसा है। गूंगा जो है एक मूक और बहरा बालक है। मूक मतलब बोल नहीं सकने वाला, और बहरा मतलब जिसको सुनाई भी नहीं देता है। तो इस पाठ में जो प्रमुख पात्र है गूंगा, वो बहरा भी है और गूंगा भी है, ठीक है। अपनी भावनाओं पीड़ाओं को इशारों के माध्यम से प्रकट करता है। तो जो गूंगा बालक है इस कहानी में, वो इशारों के द्वारा अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को वो क्या करता है, लोगों के सामने प्रकट करता है। तो सिर्फ और सिर्फ इशारों के द्वारा, क्योंकि ना तो वो बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। तो इसलिए इस बालक के अंदर जो पीड़ा है, जो भी इसके अंदर बातें हैं, भाषा है, उसको वो किससे प्रकट कर रहा है, इशारों के माध्यम से प्रकट करता है। उसका जीवन संघर्षपूर्ण है कि नहीं, संघर्षपूर्ण, क्योंकि ना तो वो सुन सकता है ना तो बोल सकता है। तो उनका जीवन हम जैसे मनुष्यों की तरह नहीं है। उसका जीवन जो है वो संघर्ष भरा है ना। उसका जीवन शुरू से लेकर के संघर्ष भरी ही कहानी है। उसे समाज की ओर से लगातार तिरस्कार और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो ईश्वर ने उसे गूंगा बनाया, बहरा बनाया, वो क्या कम सजा थी? नहीं। लेकिन वो तो छोड़ दीजिए, ईश्वर ने वैसा उनके साथ किया, है ना। लेकिन इंसान यानी कि समाज भी उसे तिरस्कृत कर रहा है, तिरस्कार की नजरों से देख रहा है, उसका बार बार हर बात में उसका अपमान कर रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि समाज उसे तिरस्कृत कर रहा है, और समाज के द्वारा जो कठिनाइयाँ दिया जाए, कठिनाइयों का सामना भी कर रहा है। कहने का अर्थ है कि समाज तो उसको तिरस्कार कर ही रहा है, अपमान कर ही रहा है, और इसीलिए लगातार कठिन संघर्षों का सामना इस बच्चे को करना पड़ रहा है, ठीक है। तो किस प्रकार से ये अपने जीवन में संघर्ष का सामना कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, और किस प्रकार से इसे समाज तिरस्कृत कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस कहानी में हम लोग जानेंगे। अगला जो पात्र है इस कहानी का वो है चमेली। चमेली एक ऐसी पात्र है इस कहानी में जिसके अंदर ममता, करुणा, सहानुभूति कूट कूट कर भरी हुई है। ये इसे एक ऐसे पात्र के रूप में उकेरा है लेखक ने जिसके अंदर ममता का भाव असीम है ना। ये किसी अनाथ बच्चे को देखती है तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों आंसू? क्योंकि इसके अंदर दया का भाव जाग जाता है। तो इसी दया का भाव से ये महिला जो है वो गूंगे को अपने घर में रखती है ना। तो चमेली एक दयालु महिला है, दया का भाव उसके अंदर कूट कूट के भरा है, और गूंगे के प्रति वो सहानुभूति दिखाती है, उसके प्रति दया का भाव दिखाती है, क्योंकि वो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, घर से भागा हुआ है, बोल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है। तो इस बच्चे के प्रति इसको सहानुभूति जगती है, दया का भाव जगता है, और इसीलिए लाख लोगों के मना करने के बावजूद इस बच्चे को अपने घर में रख लेती है, नौकरी देती है, घर में रखती है। हालांकि उसका दया सहानुभूति गूंगे की स्थिति को पूरी तरह से समझने में असफल रहती है। शुरुआत में लेखक के द्वारा चमेली का जो चरित्र है इसमें दया का भाव दिखाया गया है, सहानुभूति का भाव दिखाया गया है, लेकिन जब बात अपने बच्चे पर आती है, यानी कि दया के नाम पर, सहानुभूति के नाम पर चमेली गूंगे को अपने घर में नौकरी पे तो रख लेती है, लेकिन जब अपने बच्चे की बात आती है तब यहाँ पर उनका दया, सहानुभूति का भाव खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से महाभारत में धृतराष्ट्र ने बेटे के मोह में पूरे पांडवों के साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो अपने बेटों की तरह पांडवों को भी मानता था, लेकिन वहाँ पर बेटे का जो मोह था दुर्योधन के प्रति, धृतराष्ट्र का दुर्योधन के प्रति जो मोह था, वही मोह जो है वो कौरवों के विनाश का कारण बना, और इसीलिए वो पांडवों से नफरत करने लगा। और कारण क्या था? बेटे का मोह। यहाँ पर भी सेम उसी तरह से होता है। चमेली का बेटा बसंता रहता है, बसंता जो है वो गूंगे को नापसंद करता है, और बसंता और गूंगे में कभी बनती ही नहीं है, और बसंता बार बार उस पर हाथ छोड़ता है। लेकिन यहाँ पर चमेली अपने बेटे का पक्ष लेती है, यानी कि बसंता का पक्ष लेती है। वो जानती है कि गूंगा गलत नहीं है,
लेकिन यहाँ पर बेटे का जो मोह है वो इंसानियत को दबा देता है, वो दया का भाव को दबा देता है, वो सहानुभूति का भाव को दबा देता है। यानी कि बेटे का जो प्रेम है, बेटे का जो मोह है, वो सबसे ऊपर उठ जाता है। और इसीलिए चमेली बाद में पूरी तरह से गूंगे का जो एहसास है, जो वो कहना चाहता है, उसको वो पूरी तरह से समझने में असफल रहती है। तीसरा कैरेक्टर के बारे में बात करें, तीसरा पात्र के विषय में बात करें तो वो है बसंता। जैसा कि मैंने कहा, ये चमेली का बड़ा बेटा है बसंता। बसंता का गूंगे का आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन हमेशा चमेली जो है वो बसंता का साइड ही लेती है, इसी का पक्ष लेती है। बसंता चमेली का बेटा है, गूंगे के प्रति आक्रामक और निर्दयी है, यानी कि गूंगे के प्रति उसको कोई दया का भाव नहीं, एकदम निर्दयी है, क्रूर है ना। उसका व्यवहार गूंगे के प्रति असंवेदनशीलता और क्रूरता को दर्शाता है, जैसा कि मैंने कहा, जिससे गूंगे और अधिक पीड़ित होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ पर माँ चमेली रख तो लेती है दया का भाव से, सहानुभूति का भाव से, गूंगे को रख तो लेती है अपने घर में, लेकिन बिल्कुल भी बसंता और गूंगे का आपस में नहीं जमता है। यानी कि बसंता जो है बिल्कुल अपनी माँ के विपरीत है, उसका गूंगे के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है, कोई दया का भाव नहीं है, बल्कि क्रूरता है, असंवेदनशील व्यक्ति बन जाता है उस गूंगे के प्रति। और इसीलिए गूंगे के प्रति उसकी क्रूरता जो है वो जाती है और इसलिए मारपीट भी करता है। ये कहानी में मैं बताऊंगी, है ना। तो इस तरह से ये तीन जो है मेन पात्र हैं इस कहानी के, है ना। प्रमुख पात्र अगर कहें तो गूंगे है, और फिर चमेली है और बसंता। इन्हीं तीनों पर पूरी कहानी जो है वो टिकती है। अब हम इस पाठ का सार देखेंगे, यानी कि कहानी देखेंगे, है ना। सबसे पहले गूंगा के विषय में जाने। गूंगा जो है वो एक बालक है ना, जो जिसको फूफा फूफा पालते हैं, और वो अपने घर से परेशान होकर, क्योंकि माँ बाप नहीं हैं इनके, फूफा फूफा पालते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं करने देते हैं, स्कूल नहीं भेजते, विद्यालय नहीं भेजते हैं, और जो भी कमाता है उसको छीन लेते हैं। और इसीलिए घर से परेशान होकर ये बच्चा जो है वो भाग जाता है। भागते हुए ये बच्चा पहुंचता है एक मोहल्ले में, जहां चमेली जैसा परिवार, मतलब चमेली जैसी महिला, दयालु महिला, सहानुभूति महिला रहती है। यहाँ पर उस बच्चे को देख करके चमेली को दया आ जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये दयालु स्वभाव की महिला है भी, है ना। सहानुभूति इसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, और इसीलिए तरस खा करके और सहानुभूति से वो उस बच्चे को अपने घर में रखने का प्रयास करती है। लेकिन यहाँ पर जो गूंगा है वो कहता है कि मैं ऐसे हराम में नहीं रहूँगा। मतलब इतनी भुजाओं में बल है कि मैं मेहनत का खाता हूँ। कहने का अर्थ है कि मैं बिना मेहनत का भीख मांगकर मैं नहीं खाऊंगा। तो आप जो भी काम कहिएगा हम सारा काम करेंगे। महीने का 4 रुपया चमेली देने की बात करती है, और उस महीने के 4 रुपये में वो उसके घर में नौकरी करने के लिए राजी हो जाता है। यहाँ पर चमेली शुरुआत में अपने बेटे की ही तरह उसको रखती है, सारा काम गूंगा जो है उसके घर का पूरा काम करता है, और ये गूंगा जो है सबकी बात टाल जाता, लेकिन चमेली की आवाज़ को, चमेली की बात को वो कभी नहीं अनसुना करता था। मतलब जो कुछ भी हो जाए, चमेली की जो भी बातें होती या जो भी कहती, वो हर काम को वो बहुत ही सुंदर से करता था। ऐसा ही दिन बीतते गया। कुछ समय बाद, यानी कि शुरू से ही उनका जो बेटा है, चमेली का बेटा बसंता, उससे बिल्कुल नहीं पड़ती थी। तो एक दिन क्या होता है कि सुबह के समय में या शाम के समय में गूंगा जो है वो घर से बिना कहे भाग जाता है, चला जाता है। दिन खोजती है घर में, पूरा आवाज़ लगाती है चमेली, नहीं मिलता है। तो अपने बच्चों को रोटी खिलाने के बाद जो बच गया उसको टोकरी में रख कर सोने के लिए जाती है, तो देखती है गूंगा आ रहा है घर में। तो गूंगा की परछाई को देख करके कहती है कि कहाँ गया था। तो गूंगा वहाँ पर इशारा से कहता है कि मुझे भूख लगी है ना। तो वहाँ पर एक चिमटा, रोटी का चिमटा पकड़ी हुई थी, उलटने पलटने वाला जो चिमटा, एक चिमटा जड़ देती है। वहाँ अपराधी के भाव से ऐसे गूंगा जो है खड़ा है।
क्यों? क्योंकि उसने अपराध किया था। इस बात को वो भी जान रहा है कि मैंने अपराध किया, बिना बताए मैं घर से भागा। तो इसलिए वो उस बात का जवाब नहीं देता है, सर झुका करके चुपचाप सह लेता है। उसको मारने के बाद चमेली के भी आंखों में आंसू आ जाता है, इसीलिए वो फिर उसको रोटी दे देती है खाने के लिए और उसके बाद फिर सोने चले जाते हैं। ये क्रम जो है लगातार अब होते चलता है। क्रम मतलब कौन सा क्रम? रोज दिन ऐसे ही भाग जाना, फिर मुंह उठाकर आ जाना, इसी तरह से चलता रहा उस घर में। तो एक दिन क्या होता है, बसंता और गूंगे दोनों के आपस में किसी बात को लेकर के लड़ाई हो जाती है और बसंता जो है एक थप्पड़ जम के, है ना, जड़ के इतनी जोर से मारता है कि वो गूंगा जो है बहुत ही कर्कश आवाज़ से रोने लगता है। चमेली भागी भागी आती है कि आखिर क्या हो गया जो रो रहा है, तो क्या देखती है कि उसको बसंता ने मारा है। तो वहाँ पर उसको उसके प्रति दया नहीं आई, क्योंकि बेटा की बात यहाँ पर आ रही है और इसीलिए बसंता ने यहाँ पर झूठ मूठ का कह दिया कि ये मुझे मारना चाह रहा था, जिस वजह से मैंने मार दिया। और उल्टा वहाँ पर वो गूंगे को ही डांटने लगी, फटकारने लगी और कहने लगी कि बार बार हराम का खाने का आदत हो गया है, भाग जाता है, ऐसे वैसे बहुत तरह का अपशब्द वो वहाँ पर वो बोलती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही चमेली जो है मारने के लिए हाथ उठाती है गूंगे को, उसका हाथ को वो पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए एहसास हो जाता है कि ये भी मेरे पुत्र के जैसा ही, मतलब तुरंत वहाँ पर ममता जाग गई। लेकिन ममता जागी, लेकिन क्षण भर के लिए जागी, क्योंकि वो अपना बेटा नहीं है ना। तो इसीलिए फिर वो हाथ खींच लेती है और फिर वहाँ से वो चली जाती है। वो इस आशा में रहता है गूंगा कि चमेली माँ जो है मुझे दोबारा आएगी हमारे पास, हमें मनाएगी, चाहे हमसे माफ़ी मांगेगी या कारण पूछेगी कि क्यों मारा, क्यों लड़ाई हुआ। लेकिन यहाँ पर कुछ भी कारण नहीं पूछती है ना। क्यों नहीं पूछती है? क्योंकि यहाँ पर बेटे का मुंह आ रहा है और यहाँ पर अपने बेटे के आगे वो किसी और को कुछ नहीं समझती। यानी कि मूल रूप से अगर कहिएगा तो गूंगे की जो मन स्थिति है, इसको पूरी तरह से चमेली नहीं समझ पाई। अगर समझ पाती तो इस तरह का काम नहीं करती, लेकिन कुछ क्षण के लिए वो सोचती जरूर है कि अगर शारीरिक बल देखे तो बसंता से अधिक बल गूंगे में है। अगर वो चाहता तो मार सकता था चाटा, लेकिन उसने नहीं मारा। इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो मालिक का बेटा है ना। तो यहाँ पर मालिक और नौकर का सवाल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सोचती है कि नौकर भी कैसे होते हैं कि वो चाहकर भी मालिक के बच्चे पर हाथ नहीं उठा। थोड़ी देर के लिए फिर ममता जगती है, लेकिन फिर वो ममता खत्म हो जाती है जब बसंता का मुंह उनके आगे आता है, ठीक है। तो ये कहानी है। उसके बाद चमेली उस पर चोरी का आरोप लगा, क्योंकि लगातार वो घर से भाग जाता था, फिर आता था, भाग जाता था, आता था। तो धीरे धीरे चमेली का जो सहानुभूति है उस गूंगे के प्रति वो खत्म होते जा रही है। उसका दया का भाव जो था वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है और इसीलिए चमेली उस पर, बसंता चूंकि उस पर चोरी का इल्जाम लगाया है, किसने चोरी किया है, तो माँ तुरंत मान जाती है, कहती है क्यों रे तूने चोरी की है। और इस कारण से उसको बहुत भला बुरा कहती है, बहुत अपशब्द कहती है और इसीलिए गुस्से के कारण जो है गूंगे को वो अपने घर से निकाल देती है। वो जाता नहीं है, ठिठक जाता है, लेकिन उसको ढकेल करके हाथ पकड़ के खींच के उसको क्या करती है, बाहर निकाल देती है। जब वो बाहर चला जाता है तो उसकी हालत जो है और भी बदतर हो जाती। किसकी? गूंगे की। वो घर में था तो सेफ था ना, सुरक्षित था, भले ही घर वाले उसको मार रहे थे, डांट रहे थे, फटकार रहे थे, जो भी था, लेकिन समाज उसको और तिरस्कार की नज़रों से देख रहा था। तो जैसे ही गूंगे को हाथ पकड़ के चमेली बाहर निकालती है, उसके बाद ये लोग इत्मीनान से एकदम आराम से अपना काम करने लगते हैं। कुछ 1-2 घंटे के बाद, है ना, जब घर से निकाल देती है शकुंतला, उसके कुछ 1-2 घंटे के बाद यहाँ पर शकुंतला जो चमेली की बेटी है, शकुंतला चिल्लाती है, माँ 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 करके खूब जोर से चिल्लाती है। तो क्या हो गया भाई, जो बेटी चिल्ला रही है, दौड़ कर आती है तो क्या देखती है कि दरवाजे के चौखट पर गूंगा जो है वो पूरा खून से सना हुआ है, खून से लथपथ है और एक कुत्ते की भांति बैठ करके बिलबिला रहा है, बिलख रहा है, ठीक है।
और फिर चमेली उसको क्या करती है, उसको अंदर ले आती है। एक बार फिर उसके अंदर जो ममता है, जो सहानुभूति है, जगती है और फिर हमेशा हमेशा के लिए उस बच्चे को अपने घर में रख लेती है। आखिर ये बच्चा खून से लथपथ हुआ कैसे, किसने मारा, क्या हुआ 1-2 घंटे में जो बच्चा खून से सना हुआ लथपथ वो घर वापस आया? वो इसलिए क्योंकि जब वो घर से बाहर निकला तो मोहल्ले के बच्चे उसे गूंगे कह के चिढ़ा रहे थे। समाज उसको तिरस्कार की भावना से देख रहा था। बच्चे जो है वो उसको गूंगे कह के चिढ़ा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। और यहाँ पर गूंगा जो है वो अपना आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी है ये बहुत अच्छे से जानता है। और इसीलिए जब इसका मजाक उड़ाया जा रहा था समाज के बच्चों के द्वारा, तो ये क्या करता है, उस पर हाथापाई शुरू कर देता है, उससे लड़ पड़ता है अपने आत्मरक्षा के लिए, अपने सम्मान को, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए उसे लड़ पड़ता है। लेकिन यह था अकेला और समाज के बच्चे जो थे वो झुंड में थे, तो इसलिए उन लोगों से ये लड़ नहीं पाया। मार खाकर उन लोगों ने इसको बहुत पीटा, माथा फोड़ दिया और फिर उसको छोड़ दिया। तो ये कुत्ते की तरह बिलखते हुए कहाँ आता है, चमेली के घर में ही आता है, क्योंकि अपनों के जैसा प्यार भले ही एक ही व्यक्ति से मिला हो, एक ही महिला से मिला हो, लेकिन इस घर में वो सुरक्षित महसूस करता था और इसीलिए चमेली को माँ मानता था और चमेली भी उस पर प्यार लुटाती थी। तो इसीलिए वो इस घर को सुरक्षित समझकर इसी घर में फिर वापस आ जाता है। तो ये थी कहानी, पूरी कहानी गूंगे। यहाँ पर एक बच्चा गूंगा है, लेकिन इस पाठ का शीर्षक है गूंगे। गूंगे इसलिए इस पाठ का शीर्षक है क्योंकि ये एक बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता है। ये समाज में जितने भी अपंग व्यक्ति हैं, जितने भी अपंग बच्चे हैं, उन सारे बच्चों को समाज के द्वारा तिरस्कार ही मिलता है, उनका अपमान ही होता है। उनके समाज के लोग जो हैं उनके अंदर इंसानियत नहीं रह गई है ऐसे बच्चों के प्रति, इसलिए सारे लोगों को गूंगे कहा गया। उन सारे लोगों को जिसके अंदर पशुता का भाव है, जिसके अंदर इंसानियत, दया, सहानुभूति जैसा कोई भी भाव नहीं है, वैसे सभी लोगों को लेखक ने यहाँ पर गूंगे कहा है। ठीक है, तो ये रही कहानी। आशा करती हूँ कि ये पाठ जो है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और आशा करती हूँ कि अगर आप इस वीडियो में जो भी मेरे द्वारा बताया गया पाठ को समझाया गया, यदि आपको समझ में आता है अच्छे से, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। इतने रिक्वेस्ट के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।